हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे टॉप 60 टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मनोवैज्ञानिक विकार और पौलाव। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पिछले बार सवाल पूछे गए थे आपके पेपर में। तो सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है तो सिर्फ आप लोग के लिए मैं बेहतरीन एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कौन सा नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का एमसीक्यू मिल जाता है। साथ में आपका टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, जो पिछले बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। और कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो ये भी आपको गाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पावलोव के क्वेश्चन देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। पहला क्वेश्चन है मानसिक विकार किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य में उत्तम स्थिति, या ऑप्शन बी है मानसिक और व्यवहारिक लक्षणों का समूह, या ऑप्शन सी शारीरिक स्वास्थ्य का विकार, या ऑप्शन डी है किसी बीमारी का इलाज। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से आंसर टिक आउट करना। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द्विध्रुवीय विकार जिसे आप बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हो। इस टॉपिक से हमने काफ़ी पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बता पाओगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं। केवल अवसाद, केवल उन्माद, उन्माद और अवसाद दोनों लक्षण, या ऑप्शन डी है किसी प्रकार का मानसिक विकार। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि सिजोफ्रेनिया के मुख्य लक्षणों में क्या है। अत्यधिक चिंता, अवसाद, मतिभ्रम, या ऑप्शन डी है मोटापा। ये भी सवाल हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुका हूँ, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पैनिक डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है। लगातार दुखी रहना, अचानक और तीव्र भय, अधिक नींद आना, या ऑप्शन डी है वजह घटना। तो याद रखना, पैनिक डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण माना जाता है अचानक और तीव्र भय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन को स्पेशली फॉर स्टेट इसे आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। और आपको बताना है कि पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि एंड्रेक्सिया एंड्रेक्सिया नर्वोसा का मुख्य लक्षण क्या है। अत्यधिक भोजन करना, भूख की कमी और वजन घटाना, अत्यधिक नींद आना, या ऑप्शन डी है मति भ्रम। तो ऐसे लोग जिनके भूख की कमी होती है, उनका लगातार वो वजन काफ़ी कम होते जा रहा है, तो उनको एक मुख्य लक्षण होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि एक विकार है जिसकी वजह से आपकी वजन घटता है और आपकी भूख कम लगती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवसाद का मुख्य लक्षण क्या है। केवल जैविक कारण, केवल मनोवैज्ञानिक कारण, केवल सामाजिक कारण, या ऑप्शन डी है जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों का मिश्रण। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने पहले भी आपको एनसीईआरटी क्लास 11 में आपको बताया था कि ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने एनसीईआरटी का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर एनसीईआरटी का प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिसको ओसीडी का लक्षण होता है उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। बार बार हाथ धोना, अत्यधिक सोना, बहुत अधिक खाना खाना, या ऑप्शन डी है व्यायाम करना।
तो आपने देखा होगा जो ऐसे लोग जो हर बार अपने पैर को हाथ को धोते रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है ओसीडी का लक्षण। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक विकार के उपचार में क्या शामिल हो सकता है? मनोचिकित्सा, औषधि, सामाजिक सहायता या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। मैंने कल मेरे पास एक दो वीडियो सेंड किया गया साइकोलॉजी का। एक यूट्यूब पे कोई चैनल है, एक से दो चैनल मैंने खुद देखा भी है कि वहाँ पर आपको साइकोलॉजी के नाम पे आपको सीटेट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और बच्चे उस वीडियो को देख भी रहे हैं। लेकिन एक बार जो भी आप सीडीपी क्वेश्चन देख रहे हो सीटेट का लेवल का, उस वीडियो को आप देख रहे हो, तो एक काम करना, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार उठाकर देखना और जिस चैनल पे आप उस सीटेट वाला क्वेश्चन देख रहे हो उस क्वेश्चन के आप पैटर्न को देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पैटर्न देखना। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। टीचर तो अपना व्यूज़ के लिए अपने टाइम बचाने के लिए कुछ भी पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो या फिर सिर्फ खुश होना चाहते हो आसान क्वेश्चन का आंसर बताकर अच्छे नंबर लाकर आप खुश हो जा रहे हो कि अरे मैं तो इतना पढ़ाई की हूँ इतना नंबर मेरा आ रहा है, तो यकीन मानो आप साइकोलॉजी पास नहीं कर पाओ, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन और साइकोलॉजी क्वेश्चन में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। आप ये कह सकते हो कि जो सीटेट क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होते हैं, उसी से आपका थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज होता है साइकोलॉजी क्वेश्चन। लेकिन सीटेट का क्वेश्चन बनाकर आप साइकोलॉजी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ये बात तब आपको समझ आएगी जब आप पेपर देकर आओगे तो। इसलिए अभी भी टाइम है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखकर नंबर लेकर आ जाना, उससे खुश हो जाना है कि इस वीडियो से देखकर मेरी मार्क्स इतनी आ रही है तो मैं ऐसे क्वेश्चन को देख लूँ, ये सिर्फ एक तरह का एक जाल बोल सकते हो जिसमें आपको फंसाए जा रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर जरूर देखना या फिर सिलेबस उठाकर देख लेना कि सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, जो आपके क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, क्या वो क्वेश्चन के लेवल भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सिर्फ आपको खुश होना है यूट्यूब का वीडियो देखकर स्कोर लाकर, तो आप जब आपका पेपर देकर आओगे तो खुद आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ऐसा सीटेट का क्वेश्चन का लेवल और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंट समझो। जो आपके टॉपिक्स हैं, अगर आपको पढ़ना है, सच में मेहनत करनी है, तो ये काम और कर सकते हो। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उस स्पेसिफिक टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करो या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, उसे आप जब पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सीटेट का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप साइकोलॉजी पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप जब पेपर दे के आओगे आपको उस टाइम अफसोस होगा। इसलिए मेरा फ़र्ज़ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे का मैसेज आ रहा था, मैंने खुद वीडियो देखे तो मैं आपको इसलिए इसे कन्फर्म कर दिया, क्लियर कर दिया कि आप ऐसे सब चक्कर में मत पड़ो। जो भी टॉपिक्स हैं आप सिलेबस से गूगल कर सकते हो या फिर आपके पास नोट्स हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प आएगा। लेकिन सीटेट का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हेल्प नहीं आएगा, इसे आप याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोबिया का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक दुख, अत्यधिक गुस्सा, डर या ऑप्शन डी है खुशी। तो आपको पता होगा फोबिया एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि चाहे वो पानी से लगना हो, चाहे आग से, चाहे कुत्ते से, बिल्ली से, ऊंचाई से, ये सब अलग अलग तरह से फोबिया होती हैं जो कि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। फोबिया का अर्थ होता है डर, मतलब चाहे वो बिल्ली से डरना हो, चाहे ऊंचाई से डरना, चाहे कुत्ते से या किसी जानवर से। एक तरह का फोबिया एक तरह का डर होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है कि सामाजिक चिंता विकार सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? लोगों से मिलने में सजाता, सामाजिक स्थितियों में अत्यधिक डर और चिंता, समाज से अलग रहना या ऑप्शन डी है सामाजिक घटनाओं में उत्साह। आपको बताना है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएचडी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपको बताना है कि एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन ए। फिर से आपको सवाल पूछा जा रहा है कि एडीएचडी का मुख्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना,
ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता, बहुत अधिक सोना या ऑप्शन डी है वजन बढ़ना। तो एडीएचडी का मुख्य लक्षण माना जाता है ध्यान में कमी और अत्यधिक एक्टिवेट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि मानसिक विकार की निदान प्रक्रिया में कौन सी विधि शामिल नहीं है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, जैविक परीक्षण, चिकित्सा इतिहास या ऑप्शन डी है शारीरिक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिजोफ्रेनिया किस प्रकार का विकार है। मूड विकार, चिंता विकार, साइकोटिक विकार या ऑप्शन डी है भोजन विकार। तो याद रखिएगा, सिजोफ्रेनिया एक तरह का साइकोटिक विकार माना जाता है, ऑप्शन सी। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मुख्य उपचार क्या है। केवल सिर्फ दवाई से इसका इलाज किया जा सकता है, या सिर्फ सर्जरी से, या मनोचिकित्सा और पोषण परामर्श से, या ऑप्शन डी इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर हो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है कि पैनिक डिसऑर्डर किसका एक उदाहरण है। मनोदशा विकार, चिंता विकार, व्यक्तित्व या ऑप्शन डी है भोजन विकार। तो पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का आपका थिंकिंग विकार माना जाता है, चिंता विकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे आप एमडीडी का मुख्य लक्षण क्या है, आपको बताना है। इसका पहले आप फुल फॉर्म याद रखना, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते डेली आपको पीडीएफ शेयर किए जाएंगे। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसका नोट्स लेकर सारे क्वेश्चन बार बार आप प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निरंतर उदासी और रुचि की कमी। जिसके अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं, उनके मुख्य लक्षण होते हैं उनके अंदर काफ़ी उदासी होती है और कोई भी उनके अंदर इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे आप बीपीडी बोलते हो उसका मुख्य लक्षण क्या है। स्थिर संबंध, मूड में अस्थिरता और संबंधों में कठिनाई, अत्यधिक सोना या ऑप्शन डी या वजन बढ़ना। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया के लिए सबसे इफेक्टिव उपचार क्या है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि सिजोफ्रेनिया के लिए उसके लिए मनोचिकित्सा और दवाइयों का संयोजन सबसे इफेक्टिव उपचार माना जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का अन्य नाम क्या है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बाइपोलर डिसऑर्डर का अन्य नाम उन्माद अवसाद विकार के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखना, ऑप्शन बी। ओसीडी के लक्षणों में एक क्या है। केवल विचार, केवल क्रियाएं, विचार और क्रियाएं दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फोबिया के लिए सबसे इफेक्टिव उपचार क्या है। जैसे कि जो इंसान ऊंचाइयों से डरता है, कुत्ते से डरता है, तो ऐसे इंसानों का क्या इलाज है, आपको ये बताना है। तो ऐसे इंसानों के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, एक्सपोजर थेरेपी। उनको थेरेपी दिया जाता है कि उनको मन का जो वहम होता है उसको समझाया जाता है कि वो सिर्फ एक तरह का फोबिया है, कोई ना आपके अंदर कोई डिजीज है ना कोई वो बीमारी है। सिर्फ उससे थेरेपी से उसका इलाज किया जा सकता है। चाहे आपका बिल्ली से डरना, कुत्ते से डरना, पानी, आग और ऊंचाइयों से डरना एक तरह का फोबिया माना जाता है, जिसका इलाज सिर्फ थेरेपी से हो सकता है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि मानसिक विकारों के निदान में किस मैनुअल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डीएसएम, जिसका फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एस्थेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसे भी आप याद रखना। सेकेंड ऑप्शन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, मेडिकल मैनुअल, या ऑप्शन डी है इसका कोई मैनुअल नहीं है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पीटीएसडी का मुख्य लक्षण क्या होता है। आप लोग सारे लोग पीटीएसडी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आपको पहले ये बताओ। सामान्य जीवन घटना, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम, तनावपूर्ण और दर्दनाक घटना, या ऑप्शन डी है अत्यधिक नींद।
तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक चिंता बेकार का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? सिर्फ दवाइयाँ से, केवल मनोचिकित्सा से, मनोचिकित्सा और दवाइयों का संयोजन, या ऑप्शन डी इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एडीएचडी का मुख्य लक्षण क्या है? अधिक ध्यान देना, ध्यान में कमी और अति सक्रियता, अधिक नींद लेना, या ऑप्शन डी या वजन बढ़ना। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सिजोफ्रेनिया का एक लक्षण क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, सिजोफ्रेनिया जिसको भी लक्षण होती है उसके अंदर और भ्रम की ज़्यादा लक्षण देखने को मिलती है, उसको काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी होती है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अवसाद के उपचार में कौन सी विधि उपयोग हो सकती है? सिर्फ दवाइयाँ, मनोचिकित्सा और दवाइयों का संयोजन, या ऑप्शन डी है सर्जरी। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं मनोविकार से, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। इसके बाद हम पावलोव के क्वेश्चन देखेंगे। तो टॉप 30 क्वेश्चन हो गए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो खत्म होने के बाद, या फिर आप मिक्स क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिक्स क्वेश्चन देखना चाहते हो, या फिर आप टॉपिक टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू देखना चाहते हो। अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखना चाहते हो तो टॉपिक्स का नाम वीडियो खत्म होने के बाद बताना। अगर आप मिक्स क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप लोग सारे लोग, जो मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे मिक्स क्वेश्चन या टॉपिक वाइज एमसीक्यू, तो आप लोग के लिए सेम वैसे ही वीडियो कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पावलोव से पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, इवान पावलोव किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल, सामाजिक अधिगम, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आपको पता होगा काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए आपके स्किनर साहब जाने जाते हैं, इसे भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पावलोव ने अपने प्रयोग किस जानवर का उपयोग किया था? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुत्ते पे। चूहे पे स्किनर ने किया था, कबूतर पे भी स्किनर ने किया था, बंदर पे आपके किसने किया था? तो बंदर पे आपके कोलर बग ने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित था? हृदय गति पे, लार्क पे, रक्तचाप पे, या ऑप्शन डी है सांस लेने की दर पे। तो याद रखना कुत्ते के लार पे सब कुछ आपका उपयोग आधारित था पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत, इसे आप याद रखना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखकर आप बताओ कि यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे आप जरूर याद रखना क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया पावलोव के प्रयोग में एक यूसीआर है? घंटी बजाना, खाना देखना, लार का, या कुत्ते का दौड़ना। आपको बताना है कि यूसीआर का क्या प्रतिक्रिया है, आपको ये बताना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कंडीशन एस्टिमुलस। घंटी बजाना किस प्रकार का उत्तेजना है? यूसीएस, यूसीआर, सीएस, या ऑप्शन डी है सीआर। ऐसे सवाल में आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर आंसर देना। देखने में काफ़ी आपको आसान लगेंगे, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन यकीन मानो आप इसमें गलती करोगे, मुझे उम्मीद है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीएस।
पावलोव ने किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सिखाई गई प्रतिक्रिया को दर्शाता है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल रिस्पॉन्स या ऑप्शन डी है वॉलंटरी रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि घंटी और भोजन का एक साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया, कंडीशनिंग, उत्प्रेरणा या ऑप्शन डी है शिक्षा। आपको बताना है कि घंटी और भोजन को एक साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि यदि कंडीशनिंग प्रक्रिया सफल हो जाती है तो घंटी बजने पर कुत्ते की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो दौड़ेगा, भौंकेगा, लार या ऑप्शन डी है बैठना? तो क्वेश्चन सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब बिना भोजन के केवल घंटी बजाई जाती है और कुत्ता लार छोड़ना बंद कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम उत्प्रेरणा कहते हैं, अधिगम कहते हैं, विलोप्ति कहते हैं या ऑप्शन डी है शुद्धिकरण? तो उसे हम विलोप्ति कहेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विलोप्ति के बाद यदि कुत्ता फिर से घंटी बजाने पर लार छोड़ता है तो उसे हम फिर क्या कहेंगे? क्या उसे स्वतः स्फूर्ति कहेंगे, जनरलाइजेशन कहेंगे, भिन्नता कहेंगे या ऑप्शन डी या अधिगम कहेंगे? तो याद रखिएगा उसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग में उत्तेजना भेदभाव का क्या मतलब है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में उत्तेजना भेदभाव का क्या मतलब है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक विशेष उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्लासिकल कंडीशनिंग में उत्तेजना सामान्यीकरण का क्या मतलब है? तो जहाँ भी आप पहले केवल वर्ड देखना उसे तो पहले आप आंख बंद करके कट कर देना, कभी भी आपका राइट आंसर सिर्फ केवल वर्ड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समान उत्तेजनाओं के प्रति समान प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, पावलोव का मुख्य प्रयोग कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1819, 1903, 1920 या ऑप्शन डी है 1935? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पावलोव के सिद्धांत के अनुसार बिना किसी अधिगम के स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। एक नया निष्प्रभावी उत्तेजना जिसे आप न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हो किस प्रकार उसे बदला जा सकता है? तो उसे कंडीशनल स्टिमुलस में चेंज किया जा सकता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मोटिवेशन का पावलोव के सिद्धांत में क्या संदर्भ है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना कि जो प्राथमिक प्रेरणा था पावलोव का जिसे आप प्राइमरी मोटिवेशन बोलते हो, उस सिद्धांत का क्या मतलब था आपको ये पहचानना है। भूख, प्यास, प्राकृतिक उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कंफ्यूज कर सकता है, किसी स्थिति में कंडीशनिंग सबसे इफेक्टिव कब होती है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ऐसे सवाल जब भी पूछे गए हैं मैक्सिमम लोगों ने गलती किया हुआ है, इसका प्रूफ आपको स्टेट पेपर में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, जब यूसीएस और सीएस एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तब आपका कंडीशनिंग सबसे बेटर और काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि पावलोव का शोध किस क्षेत्र में किया गया था? मनोविज्ञान में, फिजियोलॉजी, समाजशास्त्र या ऑप्शन डी है शिक्षा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फिजियोलॉजी। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या नहीं पाया जाता है? अस्थायी जुड़ाव, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, शुद्धिकरण या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा संज्ञानात्मक प्रक्रिया।
प्रेरणा का प्रमुख प्रकार क्या है जिसका पावलोव ने अध्ययन किया था? एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा, जैविक प्रेरणा या ऑप्शन डी है सामाजिक प्रेरणा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जैविक प्रेरणा। क्वेश्चन 23, यूसीएस और सीएस के बार बार जुड़ाव से किस प्रकार की प्रतिक्रिया विकसित होती है? पहला ऑप्शन है लर्न रिस्पॉन्स, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या ऑप्शन डी है कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावलोव का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या था? मानव व्यवहार, कुत्तों का व्यवहार, मानव संज्ञानात्मक प्रक्रिया या ऑप्शन डी है जंतु का व्यवहार। तो याद रखना पावलोव का मुख्य जो उसका थ्योरी था, जो उनका प्रयोग था, वो सिर्फ कुत्ते के व्यवहार पर अध्ययन था कि कुत्ते कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कुत्ते क्या सोचते हैं, कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है, वो सब कुछ उनके अपने प्रयोग से कुत्ते के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। उत्तेजना सामान्यीकरण एक उदाहरण क्या हो सकता है? आपको बताना है कि उत्तेजना सामान्यीकरण का एक उदाहरण क्या हो सकता है आपके इन 4 ऑप्शन में से। तो मैंने आपसे कई बार बताया हूँ कि जहाँ भी आप सिर्फ केवल वर्ड देखना, उसे पहले आप कट कर देना, उसके बाद आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो याद रखना इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सभी प्रकार की घंटे की आवाज़ पर लार को छोड़ना। कंडीशनिंग प्रक्रिया में शुद्धिकरण जिसे आप रीफोर्समेंट कहते हो उसका क्या महत्व है? प्रतिक्रिया को कमज़ोर करना, प्रतिक्रिया को मजबूत करना, प्रतिक्रिया को बदलना या आप उसे समाप्त करना। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एस्पॉन्टेनियस रिकवरी का मुख्य लक्षण किसे माना जाता है? कंडीशनिंग में पुनरावृत्ति, प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना, नई प्रतिक्रिया का अधिगम या ऑप्शन डी या प्रतिक्रिया का अस्थायी गायब हो जाना। तो आप इसका आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्राइमरी लक्षण किसे माना जाता है? नई प्रतिक्रियाओं का निर्माण, मौजूदा प्रतिक्रियाओं को खत्म करना, व्यवहार को नियंत्रित करना या ऑप्शन डी है उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया बदलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में किस प्रकार की प्रक्रिया उपयोग होते हैं? सक्रिय, निष्क्रिय, स्वैच्छिक या ऑप्शन डी है जबरदस्ती। तो इसमें मैक्सिमम लोग देखते हैं कि मतलब इसका राइट आंसर एक्टिव टिक आउट करते हैं सक्रिय, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग एक तरह का निष्क्रिय जिसे आप इनएक्टिव कह सकते हो, इनएक्टिव क्लासिकल कंडीशनिंग माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैंने बता दिया कि टॉप 60 क्वेश्चन हमने किया। मेरा हमेशा ट्यूसडे को फास्टिंग रहती है, फिर भी आप लोग के लिए बेहतरीन एमसीक्यू लाना, आप लोग को डेली टॉप 60 क्वेश्चन कराना, ये सब कुछ आप लोग के लिए किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से बस इस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सकते हो, जितने लोग आप कम से कम देखते हो, सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आप एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। इतने सारे क्वेश्चन को खुद से बनाना, टाइप करना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। आपको सिर्फ ये आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो लगता होगा, लेकिन इस आधे घंटे 40 मिनट के वीडियो के पीछे कम से कम मेरा 4 से 5 घंटा इसमें टाइम देना पड़ता है मुझे। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें और बिल्कुल भी मेरा टाइम जो लगता है उसको लेकर मुझे अफ़सोस नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि वीडियो को कम से कम जितने लोग आप देख रहे हो, उतने लाइक आप लोग कर दिया करो कि मुझे भी अच्छा लगे, इतनी मेहनत अपना टाइम दे रहा हूँ तो उसके प्रति मुझे कुछ सामने वालों को कुछ दे भी रहा है, उसे पसंद आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आपको बताना है कि पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा, चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, एक आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और सेकंड आपका पावलोव। तो ये रहा आज का टॉप 60 क्वेश्चन। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो या फिर आप मिक्स क्वेश्चन देखना चाहते हो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगली वीडियो आप मिक्स क्वेश्चन देखना पसंद करोगे या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हो जिस टॉपिक पे अगली वीडियो आप देखना चाहते हो। तो आप लोग सारे लोग वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो देखना चाहते हो या फिर आप मिक्स क्वेश्चन देखना चाहते हो सारे टॉपिक्स को मिक्स करके। ये सब कुछ आप जैसा चाहोगे बिल्कुल आपके लिए वैसा किया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट रखते हो। जो आपको जिस फील्ड में जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो उस टॉपिक्स का नाम आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उस पे हम वीडियो ज़रूर बनाएँगे। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो अभी तक जिन्होंने भी पेड नोट्स लिया हुआ है, अगर अभी तक आपने आज तक जो भी क्लास हुए हैं, अगर उसका अभी तक पीडीएफ आपने नहीं लिया है तो मुझे व्हाट्सएप करके आज तक का क्लास का सारे पीडीएफ आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे वादा भी किया था जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तो तब तक आपके सारे नोट्स आपको दिए जाएँगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। और आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिया है तो सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज़ क्लास 11-12, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू, उसमें भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कैसे सिर्फ 8 से 10 दिन में कैसे आप पेपर को क्वालीफाई कर सकते हो, चाहे बिहार स्टेट हो, चाहे बीपीएससी 3.0। सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा सिर्फ ₹300 के अंदर, जो कि अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे अपडेट्स, टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ और टीचिंग मटेरियल कंटेंट आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।